Hey everyone, welcome back to Study with Zenith. Today we are going to discuss about ancient education system of India. ये हमारा NCERT बुक इट सो हैपन से लास्ट चैप्टर है, मीन्स 8th चैप्टर है. तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं. ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला पार्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग. इंडिया में जो एजुकेशन का सिस्टम है, शिक्षा का जो प्रणाली है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं. ठीक है. डिड यू नो दैट ये बुलेटिन पॉइंट में जो बताया गया है ये ओवरव्यू है. इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम बीच में देखेंगे. देखिए, डिड यू नो दैट इंडिया हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम्स. क्या आपको पता है इंडिया जो है वो सीखने का, लर्निंग का केंद्र हुआ करता था, वो भी प्राचीन काल से. क्या आपको पता है? हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस. तो इसके बारे में हमें कैसे पता चला? उस समय तो इतना ज़्यादा एडवांस भी नहीं था ज़माना, तो कैसे पता चला हमें, पूछ रहा है. दूसरा बुलेटिन पॉइंट है, देयर आर इंस्क्रिप्शंस ऑन stones and copper, palm leaf recalls and our scriptures as evidence of the historic origins of learning in India. Today, we follow an education system in which learning takes place through syllabus, curricula, textbooks, and assessment practice. Have you ever thought what these were like in the past? तो एजुकेशन का जो सिस्टम था, तो हमें कैसे पता चला कि पुराने ज़माने में कैसे ही होता था? तो उसका साक्ष्य मिला है हमें स्टोन्स पे, पत्थरों पे एंड कॉपर पे, पाम लीफ रिकॉर्ड्स पे हमें मिले हैं, ताड़पत्रों में और हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद हुआ करता था. जैसे कि पत्थर पे लिख दिए, ताड़पत्र पे लिख दिए, इसी सब पे कॉपर पे लिख दिए, तो उसी से हमें पता चलता था कि पुराने ज़माने में एजुकेशन सिस्टम कैसा था. देखो, अब आज के ज़माने में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कैसा रूप ले लिया है. जैसे सिलेबस है, बुक्स है, हम कैसे पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक है, असेसमेंट है, एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे हम असेसमेंट करेंगे, कैसे आप कितना जानते हैं उसको हम कैसे जानेंगे, असेसमेंट के थ्रू से, एग्ज़ाम के थ्रू से. तो यही सब चीज़ें हैं. हैव यू एवर थॉट व्हाट दीज वेर लाइक इन द पास्ट. क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के ज़माने में, प्राचीन समय में ये सब कैसे होता था? In this feature story, we will give you glimpse of our ancient education system. तो इस स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि पुराने ज़माने में एजुकेशन का सिस्टम कैसा हुआ करता था, कैसे लोग पढ़ाई करते थे और कैसे लोग शिक्षा ग्रहण करते थे. देखिए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है. यू मस्ट हैव हर्ड और रीड दैट ट्रेवलर्स फ्रॉम वेरियस रिलीजियस हैविंग डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड कल्चर्स बिगिन टू विजिट पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्ली टाइम्स. आप सबने कई बार सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा कि बाहर के देशों से लोग, ट्रैवलर्स मीन्स लोग घूमने आते हैं, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की चीज़ों को देखने आते हैं. वेरियस रीजन हैविंग डिफरेंट क्लाइमेट्स, वेरियस रीजन्स हैविंग डिफरेंट, अलग अलग जगह से, अलग अलग क्लाइमेट से लोग आते हैं. कल्चर, उनका कल्चर बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन वो लोग इंडिया आते हैं विजिट करने के लिए, यहाँ के कल्चर को जानने के लिए, पहचानने के लिए. ये सिर्फ अभी ही नहीं आते, प्राचीन समय से आते हैं. To them, India was a land of wonder. ट्रैवलर्स के लिए, वो लोग जो बाहर से लोग आते थे, उनके लिए जो है भारत जो थी वो एक अद्भुत, एक अलग टाइप की, सरप्राइजिंग टाइप वाली भूमि थी. क्योंकि द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजियंस, फिलोसफीज, आर्ट, आर्किटेक्चर एज वेल एज इट्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैड स्प्रेड फार एंड वाइड. क्योंकि यहाँ का जो संस्कृति था, इंडियन का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, यूनिक है. वेल्थ, रिलीजियस, यहाँ पे कई प्रकार के आपको धर्म देखने को मिल जाएंगे, फिलॉसफीज देखने को मिल जाएंगे, आर्ट, नए नए प्रकार की कलाएं होती है. भारतीय लोग सब में अलग अलग टाइप की कला होती है जो कि अदर देश में आपको देखने को नहीं मिलेंगे. आर्किटेक्चर, यहाँ की बिल्डिंग का डिज़ाइन और इसका सब चीज़, एज वेल एज एजुकेशनल प्रैक्टिसेस. और यहाँ पे पढ़ाई वाली, शिक्षा ग्रहण करने वाली भी जो जगह थी वो भी बहुत यूनिक वे में थी और बहुत अच्छी अच्छी जगह थी. और यहाँ के बारे में जानकारी देश दूर दूर तक लोगों को फैली हुई थी, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के भी बारे में. द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम वॉज रिगार्डेड एज अ सोर्स फॉर द नॉलेज. और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था उस समय जो है सोर्स ऑफ नॉलेज था, कि हम यहाँ आके बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं. ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस दैट गाइडेड एंड इनकरेज्ड
ह्यूमैनिटी। और यहाँ के जो ट्रेडिशंस थे वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आते थे, उनको फॉलो करते थे प्रैक्टिसेस। एंड इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मानवता को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता था। और यहाँ की परंपराओं और धर्मों और प्रथाओं को, यहाँ का जो प्रथा था, यहाँ का जो कल्चर था, तो इन सबको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। किस तरह जो है बच्चे जो है ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत है, बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं उसमें इंसानियत कैसे डेवलप करेंगे, उस बारे में भी यहाँ पे पढ़ाई होती थी, शिक्षा दिया जाता था। तो ये बहुत अच्छा था और ये पूरे स्प्रेड था, बहुत पूरे दुनिया में, मतलब बहुत सारे देशों में ये फैला हुआ था। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था। सेलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। अब हम कुछ फीचर्स को देखते हैं जो कि प्राचीन काल के एजुकेशन सिस्टम में था। फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेद ऑनवर्ड्स आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व ओवर द पीरियड एंड, और जब ऋग्वेद सब आया तो उसी ज़माने से हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो है, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो था वो भी डेवलप होना शुरू हुआ। फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बाय टेकिंग केयर ऑफ बोथ द इनर एंड द आउटर सेल्फ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटने पे जोर दिया जाता था। होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरे हर तरह से डेवलपमेंट, चारों तरफ से जो डेवलपमेंट होता है ना, उस पर जोर दिया जाता था। जैसे कि हम अगर कुछ सोशल चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ रटना नहीं है, उसको रियल ज़िंदगी में अप्लाई करना है, किस चीज़ को कहाँ पे अप्लाई किया जाना है, उस वे में पढ़ाया जाता था। द सिस्टम फोकस्ड ऑन द मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बचपन से ही मोरल वैल्यूज़ सिखाई जाती है। मोरल वैल्यूज़, फिजिकल, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो भी सिखाया जाता है। स्पिरिचुअल, धर्म से रिलेटेड कि आप कितने स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ, आप गॉड को मानते हैं कि नहीं, वो सब भी सिखाया जाता है। एंड इंटेलेक्चुअल, हम बुद्धि से संबंधित, हमें किस समय कब ब्रेन का यूज़ करना चाहिए ज़िंदगी में, हमें किस मोड़ पे कौन सी चीज़ की ज़रूरत हो जाती है तो उसको किस वे में हम अप्लाई करेंगे, उसको इन सब चीज़ पे फोकस किया जाता था। इट एम्फेसाइज्ड ऑन वैल्यू सच एज ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रियलायंस एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस। ये हमें वैल्यूज सिखाती है कि एक ह्यूमिलिटी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे रिएक्ट करना है, कैसे झुक के बात करना है, कैसे, अगर आप हाई क्लास हो तो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि मैं लो क्लास वाले से बात नहीं करूँगा, ऐसा नहीं, कि आपको बात करने आना चाहिए। ट्रूथफुलनेस, आप खुद के साथ भी सच्चा हो, आप दूसरों के साथ भी सच्चे तरह से व्यवहार करते हो, हमेशा सही रास्तों पे चलते हो। डिसिप्लिन तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो हर चीज़ मैस्ड अप हो जाएगा, कोई भी चीज़ सही टाइम पे सही ढंग से नहीं हो पाएगा। सेल्फ रियलायंस, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, और दूसरों पे भी भरोसा करना चाहिए। एंड रेस्पेक्ट, और हमें दूसरों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा, हर चीज़ की। फॉर ऑल क्रिएशंस, जितने भी क्रिएशंस है दुनिया में, हमें सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब हमें सिखाती है। स्टूडेंट्स वेयर टॉट टू अप्रिसिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, और स्टूडेंट्स को जो है सिखाना, और ये भी सिखाया जाता था कि ह्यूमन बींग्स, इंसान, और नेचर, और बाकी जो भी क्रिएचर्स है, बाकी जो भी ह्यूमन बींग्स हैं और जो भी क्रिएशंस है, तो उसके बीचों को ये भी सिखाया जाता था कि इंसानों और नेचर के बीच में बैलेंस कैसे करते हैं, कि ढेर सारे इंसान हैं और नेचर के और भी कितने सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे एनिमल सब भी है, पेड़ पौधे भी है, सबके बीच में बैलेंस कैसे, उसको अच्छे से हम मेंटेन करके चलें। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द tenets of Vedas and Upanishads, fulfilling duties towards self, family and society. Thus, उस समय जो भी पढ़ाया जाता था गुरुओं के द्वारा, वो वेदास एंड उपनिषद से इंस्पायर होकर पढ़ाया जाता था। उनके जो भी लिखी हुई चीज़ें थी उससे पढ़ाया जाता था। गुरुओं के द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो वेदास एंड उपनिषद से, इनके जो फिलॉसफीज़ है, टीचिंग मेथड्स है, उन पे निर्भर करती थी। उसमें ये सिखाया जाता था कि हम खुद के प्रति क्या ड्यूटीज़ है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको फुलफिल करना सिखाया जाता था। फैमिलीज़ के प्रति हमारा क्या ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड सोसाइटीज़ के प्रति हमारा क्या दायित्व है, ये सब सिखाया जाता था। दस इन कंपेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और सब मिला के जो है हमारे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं सबके बारे में बताया जाता था। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट,
और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो फोकस करता था फिजिकल डेवलपमेंट में भी। और उस समय के शिक्षा प्रणाली में जो है फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। जैसे कि आपको स्पोर्ट्स करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, तो उसके बारे में भी सिखाया जाता था। सिर्फ यही नहीं कि पढ़ लिए, याद कर लिए तो काम ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं। हर चीज़ को ज़िंदगी से रिलेट करके पढ़ाया जाता था कि हम खुद पे कैसे मेहनत कर सकते हैं, फैमिली, सोसाइटीज़ और हमारी क्या ड्यूटीज़ वगैरह रहती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था। इन अदर वर्ड्स द एम्फेसिस वॉज ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। और हमें ये भी सिखाया जाता था कि हमारा माइंड कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे हमारी बॉडी हेल्दी होगी, उस बारे में भी बताया जाता था। यू कैन सी दैट एजुकेशन इन इंडिया हैज़ ए हेरिटेज ऑफ बीइंग pragmatic, achievable and complementary to life। और ये सारी चीज़ें जो है हमेशा से इंडिया हैज़ हेरिटेज ऑफ बीइंग pragmatic, मतलब एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सब हमारे प्राचीन काल से ये अभी तक चलता आ रहा है। ऑफ बीइंग pragmatic मीन्स प्रैक्टिकल, कैसे हम अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को, हम अपने एजुकेशन को रियल लाइफ में ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में अचीवेबल, और हम कैसे हम किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, कैसे हमें एफर्ट्स लगाने हैं, उस चीज़ के बारे में भी सिखाया जाता है। एंड कम्प्लीमेंट्री टू लाइफ, और कैसे हम इन सारी चीज़ों को रियल लाइफ ज़िंदगी में यूज़ करना है, इन सब चीज़ पे फोकस किया जाता था उस समय में। चलिए, अब हमने ये तो देख लिया कि एजुकेशन सिस्टम का जो फीचर्स है वो कैसा होता था। अब हम देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ एजुकेशन, कि ये हमें मिली कैसे, ये हमको पता कैसे चला कि ये सब कैसे आया है। द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज द एजुकेशन ऑफ द वेदास, ब्रह्मणास, उपनिषद्स एंड धर्मसूत्र। हाँ, तो पहले प्राचीन काल का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसे हमें पता चलता था, वो वेदास में जो भी चीज़ें लिखी हुई रहती थी उसी को फॉलो किया जाता था, उसी को पढ़ाया जाता था। ब्रह्मणास एंड उपनिषद एंड धर्मसूत्र, इन्हीं सब चीज़ों से बच्चों को पढ़ाया जाता था। और इसी से हमें पता चलता है कि उस समय कैसे पढ़ाया जाता था। ये सब वेद में, ब्रह्मणास में, उपनिषद में, इन सब चीज़ों में जो स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है ना चीज़ें, उससे हमें पता चलता है कि उस समय कैसे पढ़ाया जाता था। You must have heard the name of आर्यभट्ट, पनिनी, कात्यायनी एंड पतंजलि। आपने इन सब के बारे में तो नाम सुना ही होगा। The writings and the medical treatises of चरखा, सुश्रुत were also some of the sources of learning। और इन सब लोग आर्यभट्ट और पनिनी और कात्यायनी और पतंजलि जो थे, इसकी भी कुछ राइटिंग्स थी जिसमें इन्होंने जो है मेडिकल से रिलेटेड भी चीज़ों को लिखा था कि कैसे हमें दवाई का इस्तेमाल करना है, कैसे सर्जरी वगैरह करनी है। तो चरख और श्रुता वेर ऑल्सो कम फ्रॉम द सोर्स ऑफ लर्निंग, और इन सब चीज़ों में जो लिखी हुई थी चीज़ें उसके बारे में भी बताया जाता था। डिस्टिंक्शंस वॉज ऑल्सो ड्रॉन बिटवीन शस्त्र, distinctions was also drawn between shastra, learned disciplines and काव्यास, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर। और डिफरेंस भी सिखाया जाता था। शस्त्र मतलब डिसिप्लिन्स, कैसे हमें ज़िंदगी में डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन के साथ हर काम करना है। एंड काव्यास, काव्यास का मतलब होता है इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर, जैसे हम लिटरेचर पढ़ते हैं इसमें और डिसिप्लिन के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस भी पढ़ाया जाता था। सोर्स ऑफ लर्निंग वेर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन सच एज इतिहास, अन्वीक्षिकी, लॉजिक, मीमांसा, इंटरप्रिटेशन एंड शिल्पा शास्त्र, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, वर्था, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड धनुर्विद्या, आर्चरी, इन सब के बारे में भी हमें वेर ड्रोन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन सच एज इतिहास, इन सब चीज़ों से भी हमें काफ़ी सारी जानकारी मिली है। सोर्स ऑफ लर्निंग, कि हमें जिससे जानकारी प्राप्त होती है। लर्निंग के सोर्स, सीखने के जो सोर्स है, जैसे हम लोग मैथ, साइंस अभी पढ़ते हैं ना, तो वो सीखने का सोर्स है कि हम कुछ सीख पाते हैं। तो उस समय क्या था सोर्स ऑफ लर्निंग? इतिहास था, हिस्ट्री से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती थी। लॉजिक, कि हम चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे, लॉजिक लगा के, रीजनिंग लगा के, ठीक है। मीमांसा, इंटरप्रिटेशन, और आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ते थे। पॉलिटी भी था उस वक्त। एग्रीकल्चर से ट्रेड एंड वर्ता में एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हमको पढ़ाया जाता था। एनिमल हस्बेंड्री एंड आर्चरी के बारे में भी हमें एजुकेशन दी जाती थी। आर्चरी का मतलब होता है तीर धनुष चलाना, ठीक है। अब इसी के थ्रू से हमें जानकारी प्राप्त होती थी। फिजिकल एजुकेशन टू वॉज एन इम्पोर्टेंट करिकुलर एरिया एंड पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन क्रीड़ा,
और उस समय फिजिकल एजुकेशन जो होती थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती थी। जैसे गेम्स हो गया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गया, कुछ नए नए तरह की गेम्स हो गया, फिर एक्सरसाइजेस, व्यायाम, देखो व्यायाम प्रकरा मीन्स एक्सरसाइजेस में कैसे करनी चाहिए। धनुर्विद्या मीन्स आर्चरी, तीर धनुष चलाते हैं ना, तो वही वाली आर्चरी से रिलेटेड भी एजुकेशन दिया जाता था। फॉर एक्वायरिंग मार्शल स्किल्स, और मार्शल स्किल्स भी सिखाए जाते थे, कैसे फाइट करना है, कैसे करना है। योगा साधना, ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी, और योगा भी सिखाया जाता था। हम अपनी माइंड को कैसे काम रख सकते हैं, अपनी बॉडी को कैसे काम रख सकते हैं, अमॉन्ग अदर्स, और कई सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। The gurus and their pupils work conscientiously together to become proficient in all aspects of learning। तो ऐसा नहीं था सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दिया जाता था, और ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ स्पोर्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। देखो उस जमाने से चली हुई आ रही है, आर्चरी सिखाया जाता था। आर्चरी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे राजा महाराजा तीर धनुष चलाते थे, और सारे गेम्स, योगा वगैरह सब चीज़ सिखाया जाता था गुरु के द्वारा। और उसमें इक्वल फोकस दिया जाता था कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ मीन्स गेम खेलेंगे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इन सब की सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के पढ़ाई किया जाता था। इन ऑर्डर टू असेस प्यूपिल्स लर्निंग शस्त्रर्था लर्निंग डिबेट्स के थ्रू से, जैसे अभी हम एग्जाम्स लेके अपनी नॉलेज को परखते हैं ना, वैसे उसमें डिबेट्स हो जाया करते थे कि तुम बताओ इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, तो ऐसे पता चल जाता था। प्यूपिल्स एट एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर प्यूपिल्स, और उस समय जो कि सीनियर लोग हुआ करते थे, जो पढ़ लिए हैं सब चीज़ों को, तो अभी के टाइम में कैसे 1 क्लास में जाते हैं, 2 क्लास में, 3 क्लास में जाते हैं, तो उस समय जो है सीनियर लोग अपने यंगर वन को मीन्स जो पढ़ चुके हैं वो लोग अपने छोटे छोटे भाई बहनों को या फिर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे कि इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, इसको ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। देयर ऑल्सो एग्जिस्टेड द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग लाइक यू हैव ग्रुप पीयर वर्क, और उस समय भी पीयर लर्निंग मतलब ग्रुप वर्क हुआ करता था। जैसे हम लोग अभी ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, 3-4 आदमी मिलके हम इस टॉपिक पे हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई ये काम करता है, कोई वो काम करता है, कैसे किसी को बोलना है, इससे स्किल्स डेवलप होते हैं। तो उस समय भी ये सब कार्य चलता था। अब हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अ वे ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो थी सिर्फ बुक में जो लिखा है उसी पे हो जाता था, वो आपको सिखाती थी कि वो जिंदगी को लीड कैसे करते हैं, कैसे जीना है जीवन को, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एक्सिस्टेड, मीन्स उस समय ऐसे भी होता था, फॉर्मल भी होता था, इनफॉर्मल भी, जैसे कि हम डिसिप्लिन में बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, इस टाइप से भी एजुकेशन दिया जाता था। और फ्रेंडली वे में अगर हम लोग बैठे हैं, फ्रेंडली वे में बहुत सारी टॉपिक निकलती थी और उस पर जो है स्टडीज़ की जाती थी, तो उस टाइप के भी एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करते थे। इंडिजिनस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम इन टेम्पल्स, पाठशाला, स्टोल्स, छातुस्पड़ीज एंड गुरुकुल्स, और उस समय जो है पढ़ाई जो है वो घर पे भी हो जाया करता था। जैसे होम ट्यूशन टीचर आते हैं ना घर पे, उस टाइप से भी हो जाती थी। मंदिरों में भी पढ़ाई हो जाती थी, पाठशालास बने होते थे, टूल्स, छठुस्पड़ीज एंड गुरुकुल्स वगैरह में भी पढ़ाई हो जाती थी। देखो इन सारी जगहों पे पढ़ाई की जाती थी, जैसे मंदिर हो गया, स्कूल हो गया होम, घर में भी गुरुकुल्स में पढ़ाए जाते थे। अब देखिए, देयर वर पीपल इन होम्स, विलेजेस एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रन इन इम्बाइबिंग पायस वेज ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं था कि सिर्फ टीचर ही आके पढ़ाएंगे बच्चों को, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे कि होम्स में घर में रहते हैं या गांव में रहते हैं या मंदिरों में जो लोग रहते हैं, वो अपने छोटे छोटे चिल्ड्रन को, यंग जो जवान बच्चे सब हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको वो लोग गाइड किया करते थे, सिखाया करते थे कि इस काम को ऐसे करते हैं, उस काम को वैसे करते थे। इस तरह से भी शिक्षा फैलाया जाता था। टेम्पल्स वेर ऑल्सो द सेंटर्स ऑफ लर्निंग, और मंदिर जो हुआ करते थे वो भी एक सेंटर हुआ करता था, सीखने का जगह हुआ करता था। एंड टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ अवर एंशिएंट सिस्टम, और टेम्पल्स भी एक तरह के स्कूल के टाइप का काम किया करता था वहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन को दिया जाता था बच्चों को। स्टूडेंट वेंट टू विहारास एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर नॉलेज, और बच्चे का जब प्राइमरी नॉलेज कंप्लीट हो जाता था तब वो हायर स्टडीज़ के लिए
विहारास जाते थे और यूनिवर्सिटीज़ जाते थे। टीचिंग वॉज लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट रिमेंबर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वाज टॉट इन द क्लास। और उस समय जो पढ़ाई होती थी वो सिर्फ ओरली ही होती थी, मतलब मुंह से बोले और उसी को याद करो, अप्लाई करो, उसी के थ्रू से आप उसको यूज़ करते रहो। ओरल एंड स्टूडेंट रिमेंबर्ड, और बच्चे जो है याद रखते थे, एंड मेडिटेटेड, और उसको सोचते रहते थे, एक जगह ध्यान लगाते थे कि क्या पढ़ाया गया था स्कूल में और कैसे हम उसको अप्लाई करें। सोच लो। गुरुकुल्स ऑल्सो नोन एज आश्रम्स, गुरुकुल को जो है आश्रम भी कहा जाता था, क्योंकि वेयर द रेसिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती थी, वहाँ पे रहने की भी जगह होती थी, वहाँ रह के लोग पढ़ाई करते थे। मेनी ऑफ दीज वेर नेम्ड आफ्टर द सेजेस सिचुएटेड इन फॉरेस्ट इन सीरीन एंड पीसफुल सराउंडिंग्स। और वहाँ के गुरुकुल जो रहा करते थे, वहाँ साधु और संत के नामों से उस गुरुकुल का नाम रख दिया जाता था। सिचुएटेड इन फॉरेस्ट एंड सीरीन एंड पीसफुल सराउंडिंग्स मीन्स ये गुरुकुल जो है कहाँ स्थापित किया जाता था, खुले कहीं बंद जगहों पे नहीं, खुले पीसफुल सराउंडिंग जहाँ पे एकदम शांति है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे गुरुकुल्स बनाया जाता था और वहीं पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चों को पढ़ा दिए, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू लर्न टुगेदर इन गुरुकुल्स, 100 बच्चे लगभग पढ़ाई करते थे गुरुकुल्स में एक साथ। वुमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुष ही पढ़ाई करते थे, अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स भी वहाँ पे पढ़ाई करते थे जाके। Among the prominent women Vedic scholars, we find references to Maitreya, Vishwambhara, Apala, Gargi and Lopamudra to name a few. और ये सब वो सब महिलाएं थी जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज था, उसमें पढ़ाई किया करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उस समय भी वुमेन को पढ़ाया जाता था, और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड महिलाएं हुआ करती थी, उनके नाम दिए गए हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस समय की बात है, द गुरुज एंड देयर शिष्यस लिव टुगेदर हेल्पिंग ईच अदर इन डे टू डे लाइफ। और उस समय की बात जो है, गुरु मीन्स टीचर जो हुआ करते थे, वो अपने शिष्य मीन्स स्टूडेंट के साथ रहा करते थे और हेल्प करते थे एक दूसरे की डे टू डे लाइफ में। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू हैव कंप्लीट लर्निंग, लीडिंग एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता था, मेन चीज़, कि बच्चों को कैसे हमें शिक्षा देनी है, लीडिंग एंड डिसिप्लिन, और उसको कैसे डिसिप्लिन रखना है और उसको कैसे फॉलो करना है, ये सब। अब साथ में रहेंगे टीचर के तो डेफिनेटली जो बदमाश बच्चे वो तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना, जो सीधे बच्चे उसको भी हर चीज़ में कुछ ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड समझाया जाएगा और उसको डेली लाइफ में यूज़ किया जाएगा। एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल, और उसमें कितना पोटेंशियल है पढ़ने का, किस काम को करने की काबिलियत रखते हैं, उसको भी टीचर बताया करते थे। स्टूडेंट्स लिव्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर ईयर्स टुगेदर टिल दे अचीव देयर गोल्स। और बच्चे जो है अपने घरों से दूर रहा करते थे काफ़ी साल तक, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपना पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। द गुरुकुल वॉज ऑल्सो द प्लेस वेयर द रिलेशनशिप ऑफ द गुरुज एंड शिष्य स्ट्रेंथेंड विथ टाइम। और इससे क्या होता था कि एक गुरु और शिष्य में बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता था, क्योंकि वो लोग देखो साथ में रहते थे, हर एक चीज़ को सीखते थे, डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करते थे, उसको मदद करते थे एक दूसरे का, शिष्य और गुरु में, तो बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता था और इमोशन भी जुड़ जाते थे। वाइल परसुइंग देयर एजुकेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्ट ऑफ डिबेट, लॉ, मेडिसिन, etc., द emphasis was not only on the outer dimensions of the discipline but also on enriching inner dimensions of the personality। और ये सारी जो डिसिप्लिन्स थी, लॉ, डिबेट, मेडिसिन, इन सब चीज़ों में जो पढ़ाई होती थी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहरी किताबी भाषा में अगर पढ़ लिए तो वो हो गया, नहीं, उसको रियल लाइफ ज़िंदगी में यूज़ किया जाता था। कितना पोटेंशियल है उसको डेप्थ में जाके उसकी पढ़ाई की जाती थी, इनर तक उसका बहुत अच्छे से उसकी स्टडीज़ की जाती थी। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट सेकंड हम लोग देखने वाले हैं, और अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इन पार्ट फर्स्ट यू हैव रीड अबाउट द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन आश्रम, गुरुकुल्स एंड द वे ऑफ लाइफ इन दैम। तो हम पार्ट फर्स्ट में क्या कवर किए कि एंशिएंट प्राचीन काल में जो शिक्षा हुआ करता था वो कैसे हम गुरुकुल में ग्रहण करते थे, आश्रम में ग्रहण करते थे, और कैसे ज़िंदगी से जुड़ी बातों को सिखाया जाता था। और दिस सिस्टम कंटिन्यू टू फ्लोरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बुद्धा एंड द सब्सिक्वेंट पीरियड। और ये सब जो सिस्टम है वो ज़्यादा डेवलप होते गया, बढ़ते गया। कैसे, कब, बुद्धा के समय में, लॉर्ड बुद्धा
बुद्धा के समय, गौतम बुद्ध के समय में और सब्सिक्वेंट और उसके आगे वाला जो पीरियड था ना, उसके समय में ये सब फ्लोरिश मीन्स बढ़ते गया, फ्लोरिश मीन्स डेवलप होते गया। मैनी मोनेस्ट्रीज, viharas were set up for monks and nuns to meditate, debate and discuss with the learned for their quest for knowledge during this period. मोनेस्ट्रीज क्या होती है? जहाँ पे मॉन्क्स और नन्स लोग रहते हैं और डिबेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे कि मोनेस्ट्रीज में हम जो ज़िंदगी की सारे तमाम चीज़ों को छोड़ के अपना फीमेल हो गया, मेल हो गया, सब अपना इनर पीस को ढूंढने के लिए, जो फीमेल्स होती है और जो मेल्स होते हैं वो जीवन की जो मोह माया को छोड़ के अपना मेडिटेट करने के लिए जो आ जाते हैं, वो सब मोनेस्ट्रीज में रहते हैं। जैसे कि मॉन्क्स हो गया, नन्स हो गया, वो लोग यहाँ पे आके तपस्या करते हैं और ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, डिबेट एंड डिस्कस विद द लर्न फॉर देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये सारे मोनेस्ट्रीज में आके मॉन्क्स और नन्स जो है मोनेस्ट्रीज में आके नॉलेज ग्रहण करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। अराउंड दीज विहारास अदर एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग डेवलप्ड। और ये विहारास तो थे ही, और इसको छोड़ के जो अदर एजुकेशनल सेंटर्स थे जहाँ पे लोग पढ़ाई करते थे, वो भी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गए, विच अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, साइलन, जावा, नेपाल एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज। और जैसे इन सब एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो है इतने सारे देशों के लोग अट्रैक्ट होने लगे यहाँ पे हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। विहारास एंड यूनिवर्सिटीज। The Jataka tales accounts given by Zhuan Zheng and I Qing, जो कि चाइनीज स्कॉलर्स थे, as well as other sources tell us that kings and society took active interest in promoting education. और जटाका टेल्स जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो उसको किसने दिया था? ज़ुआन ज़ेंग एंड आई क्विन ने। चाइनीज़ स्कॉलर्स थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे उस पढ़ाई में। स्कॉलर्स का मतलब होता है किसी को उस सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो उन्होंने जटाका टेल्स दिया था। और उसी टाइप का और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको एजुकेशन में लाया गया था, तो जिससे कि किंग और सोसाइटी के लोग जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, उसको प्रमोट करते थे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं पढ़ाई की, तो इसको एजुकेशन को सपोर्ट करते थे और प्रमोट करते थे। एज ए रिजल्ट मेनी फेमस एजुकेशनल सेंटर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। और धीरे धीरे क्या होता है कि काफ़ी सारा एजुकेशन का जो सेंटर है जहाँ पे लोग पढ़ाई करते हैं, वो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ और जगह बन गए एजुकेशन को ग्रहण करने के लिए। अमॉन्ग द मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटीज़ दैट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड वेर सिचुएटेड एट तक्षशिला। और उन्हीं में से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला एंड ओदंतपुरी एंड जगद्दला, ठीक है। ये सब यूनिवर्सिटी जो थी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। These universities developed in connection with the viharas। और वहाँ पे जो विहारास थे, वहाँ पे जो गुरुकुल में लोग पढ़ाई किया करते थे और डिफरेंट टाइप से एजुकेशन लिया करते थे, फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से जो लिया करते थे, तो उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज़ भी डेवलप हो गई। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी डेवलप्ड हो गई। Those at बनारस, नवद्वीप एंड कांची डेवलप्ड इन कनेक्शन विद टेम्पल्स। और जो एजुकेशन टेम्पल्स में दिए जाते थे वो भी अब डेवलप्ड होके जो है कनेक्शन बनाने लगे। बनारस, नवद्वीप, कांची डेवलप्ड इन कनेक्शन विद टेम्पल्स। और ये सब जो है टेम्पल्स के साथ कनेक्शन बना के डेवलप होने लगे। एंड बिकेम सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ इन द प्लेसेस वेयर दे वेर सिचुएटेड। और ये सब जो है डेवलप्ड होके इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बताई जाती थी, कम्युनिटी लाइफ से रिलेटेड जितनी सारी सिचुएशन आती हैं, जितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए भी हर तरह की ऑल राउंड कह सकते हैं कि हर तरह का नॉलेज इसमें सिखाया जाता था। These institutions catered to the needs of advanced level students. Such students joined the centers of higher learning and developed their knowledge by mutual discussion and debates with renowned scholars. और ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, इसमें जो एडवांस लेवल की पढ़ाई होती थी बच्चों की, और हायर एजुकेशन इसमें प्राप्त होता था डिस्कशन के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, रिनोड स्कॉलर्स, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा यहाँ पे डिबेट्स कराए जाते थे ये, और डिस्कशंस के थ्रू से यहाँ पे पढ़ाई की जाती थी।
और इन सब यूनिवर्सिटीज़ में थे बड़े बड़े स्कॉलर्स, विद्वान लोग ने पढ़ाया करते थे, और उससे जो है बच्चों का जो डिस्कशन होता था, डिबेट्स होता था। तो इमेजिन करो, इतने बड़े विद्वान के साथ आप बातचीत करोगे, आपके थॉट्स एक्सचेंज होंगे, नया नया पर्सपेक्टिव आएगा, सही चीज़ों का पर्सपेक्टिव आएगा, किसे क्या करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती थी। और यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती थी, वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो समनिंग मीन्स सबको बुलाते थे, अपने बड़े बड़े विहारा से, यूनिवर्सिटी से लोगों को, विद्वान लोगों को बुलाते थे, और एक जगह एकजुट होते थे, सब मिलते थे और डिबेट करते थे, अपने अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखते थे। तो इससे क्या है, नॉलेज जो है बढ़ता जाता था और डेवलप्ड होता जाता था कि कहाँ का, हर जगह का एक तो कल्चर अलग होता है, तो किस तरह से, किस वे में लोग सोच रहे हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे, दूर दूर से राजा लोग बुलाते थे, तो इससे जो है काफ़ी सारी नॉलेज बढ़ जाती थी डिस्कशन के थ्रू से। इन दिस सेक्शन वी विल गिव यू ग्लिम्स ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द एंशियंट पीरियड। और इस सेक्शन में जो है 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमें बताया जाएगा। दिस यूनिवर्सिटीज़ वेर कंसिडर्ड अमंग द बेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द वर्ल्ड। और ये 2 यूनिवर्सिटीज़ जो है, ये पूरी दुनिया में बेस्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ बताया गया है कि ये दोनों बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। These have been recently declared heritage sites by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को हेरिटेज साइट्स कहा गया है कि जैसे पुराने चीज़ों को, प्राचीन चीज़ों को ऐसे लेते हुए आ रहे हैं, जो ट्रेडिशन को लेके आ रहे हैं इस तरह से, तो इसलिए यूनेस्को ने इसे हेरिटेज साइट्स कहा गया है। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाना, तो आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। In ancient time, Takshila was a noted center of learning, including religious teaching of Buddhism। और उस समय प्राचीन काल में जो है तक्षशिला जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर्स हुआ करता था। पूरी दुनिया से लोग आते थे यहाँ पे शिक्षा, हायर एजुकेशन को ग्रहण करने के लिए। और वहाँ पे जो है बुद्धिज़्म की पढ़ाई भी होती थी, वहाँ की टीचिंग भी होती थी। बुद्धिज़्म वो लोग भी आते थे और इसका शिक्षा को देते थे, प्रदान करते थे। फॉर सेवरल सेंचुरीज, बहुत सालों तक इसमें पढ़ाई हुई, और देश के कई कोनों से और दुनिया के कई कोनों से यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए लोग आते थे। इट कंटिन्यूड टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और यहाँ की पढ़ाई जो इतनी बेस्ट हुआ करती थी कि दुनिया भर के लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होते थे और यहाँ की अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। अनटिल इट्स डिस्ट्रक्शन इन द 5th century CE, जब तक कि इसका मतलब कि टूट नहीं गया। 5th century CE में ये एकदम पूरा ही टूट गया, भस्म हो गया। तो इसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। It was known for its higher education, and the curriculum comprised the study of ancient scriptures, law, medicines, astronomy, military science, and the 18 शिल्प्स और आर्ट्स। तो इन सब सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी, हायर एजुकेशन दिया जाता था इस यूनिवर्सिटीज़ में। तक्षशिला became famous as a place of learning due to its teachers' expertise। और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये फेमस थे, यहाँ के जो टीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज थे, बहुत ज़्यादा स्कॉलर थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज था उनको, और वो जिस तरह से इनको पढ़ाते थे, जिस तरह से उनको देते थे, तो इस वजह से ज़्यादा तक्षशिला फेमस था। अब ये जाहिर सी बात है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो होता है वो उसकी बिल्डिंग के हिसाब से नहीं उसको बड़ा बनाया जाता है। वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के स्कॉलर्स कैसे हैं, उसके पढ़ाने का वे कैसा है, वो किस तरह से बच्चों को समझाते हैं, इजी वे में बच्चों को समझ में आ जाता है। तो वहाँ के जो टीचर थे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे इन सब में, इसलिए तक्षशिला काफ़ी ज़्यादा फेमस था। Among its noted pupils were the legendary Indian grammarian पाणिनि। अपने पाणिनि, अभी जो पीछे हमने पढ़ा था, पाणिनि जो है अपने लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे। इन्होंने ये ग्रामर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, और जो है ग्रेटेस्ट वर्ड, और इसने अपनी बुक भी लिखी थी अष्टध्यायी जो थी, इसकी ग्रामर बुक थी, वो इन्होंने लिखी। तो समझ ही सकते हैं आप लोग कि कितने बड़े एक्सपर्ट रहे होंगे, इन्होंने बुक भी लिखी है। जीविका, वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड फिजिशियन इन एंशियंट इंडिया, एंड और जीविका थे, चाणक्य थे, ये सब जो है इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा फेमस है। चाणक्य को तो आप जानते ही होंगे, किस तरह से लॉजिक लगाना है, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये सब जो है स्टूडेंट रहे थे तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक यूनिवर्सिटीज़ हुआ करता था जहाँ के स्टूडेंट इतने लेजेंडरी है। स्टूडेंट्स केम टू तक्षशिला फ्रॉम काशी, कौशला, मगध एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर countries in spite of the long and arduous journey they had to undertake।
और कई सारे जगहों से, मगध से, कौशला, काशी और कई सारे कंट्रीज से भी लोग आते थे यहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा दूर जर्नी रहती थी, काफ़ी लंबी जर्नी रहती थी ये लोग की, फिर भी यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी कि लोग दुनिया भर से लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आते थे। अब देखते हैं, तक्षशिला was an ancient Indian city which is now in northwestern Pakistan. It is an important archaeological site and the UNESCO declared it to be a World Heritage Site in 1980. तक्षशिला जो है वो पुराने ज़माने में इंडिया में हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में स्थित है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने, यूनेस्को ने जो है डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1980 में। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का साइट घोषित कर दिया है। इट्स फेम रेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेयर चाणक्य इज सेड टू हैव कंपोज्ड हिज अर्थशास्त्र। और कैसे अर्थशास्त्र को कंपोज किया था चाणक्य जी ने इसी यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर चनिंगम डिस्कवर्ड इट्स रूइंस द मिड 19th सेंचुरी। अब हम सब देखने वाले हैं रोल ऑफ द टीचर। अब डेफिनेटली हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखें, स्टूडेंट्स के बारे में देखें, तो टीचर का क्या रोल होता है वहाँ पे, तो उसके बारे में देखेंगे। टीचर्स हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी इन ऑल एस्पेक्ट्स फ्रॉम सेलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टू डिजाइनिंग देयर सिलेबस। तो यहाँ पे जो टीचर्स होते थे उनको फुल फ्रीडम था, फुल वो फ्री थे सेलेक्ट करने के लिए कि स्टूडेंट को हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे उसके सब्जेक्ट को हम डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या पढ़ाना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, वो टीचर डिसाइड करते थे। और when the teacher was satisfied with the performance of the students, the course concluded। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग एग्ज़ाम ले लिए, ये एग्ज़ाम पास कर गए तो अगले क्लास में चले गए, ऐसा नहीं होता था। एग्ज़ाम्स होता था जब तक कि टीचर अपने स्टूडेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे, संतुष्ट नहीं हो जाते थे कि बच्चों ने, ठीक है, इन फीमेल और मेल हो, कोई भी हो, उन्होंने अच्छे से अपना शिक्षा को ग्रहण कर लिया है, उसको बात समझ में, सारी बातें समझ में आ गई है, तब उसका कोर्स कंप्लीट होता था। कोर्स भी होता था लेकिन कंप्लीट होता था तब कि बच्चों को सारी बातें समझ में आ जाए। He would admit as many students as he liked and taught what his students were keen to learn। और वो जो है एकदम फुल फ्री थे कि हम इतने, ऐसा होता है ना कि हम 35 बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, वो फुल फ्री थे, वो जितने बच्चों को चाहे एक साथ पढ़ा सकते हैं और वो वही पढ़ाते थे जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रहता था बहुत ज़्यादा, वो वही टॉपिक लेते थे और उन्हीं को पढ़ाते थे। डिबेट एंड डिस्कशंस वेयर द प्राइमरी मेथड्स ऑफ टीचिंग। और डिबेट कराते थे कि किसी भी टॉपिक पे किसी के क्या एस्पेक्ट्स है, डिस्कशन कराते थे किसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। तो इस थ्रू से प्राइमरी मेथड्स था, इसके थ्रू से बच्चों को पढ़ाते थे स्टार्टिंग में। टीचर्स वेयर असिस्टेड बाय देयर एडवांस लेवल स्टूडेंट्स। और वहाँ के जो एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट थे, जो सीनियर लोग हुआ करते थे, वो टीचर को असिस्ट करते थे कि वो यंगर वन को एजुकेशन दे, प्राइमरी एजुकेशन वो लोग दें, वो भी अपने बच्चों को नॉलेज दे पाए, वो भी अपने बच्चों को कुछ सिखा पाए और वो भी बच्चों को थोड़ी हेल्प कर दे, जो यंगर बच्चे हैं उसको सिखाने में मदद कर दे। तो इस तरह से जो है वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे, जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कमेंट करके बताना, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा, व्हेन ज़ुआनज़ैंग विजिटेड इट वाज कॉल्ड नाला एंड वाज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन वेरियस सब्जेक्ट। और ये नालंदा जो है, जब ज़ुआनज़ैंग आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए, तब जो है इसका नाम नाला हुआ करता था। वॉज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन वेरियस सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो है इस यूनिवर्सिटी में जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट की हायर एजुकेशन की पढ़ाई की जाती थी। द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड। स्कॉलर्स, बड़े बड़े विद्वान लोग जो टीचर्स हुआ करते थे पूरी दुनिया से, वहाँ से टीचर्स को लाया जाता था इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। द चाइनीज स्कॉलर्स आई क्विंग एंड ज़ुआनज़ैंग विजिटेड नालंदा इन द 7th century CE। और ये जो विद्वान हुआ करते थे टीचर्स, आई क्विंग एंड ज़ुआनज़ैंग जो है नालंदा विजिटेड किए थे 7th century CE में बच्चों को शिक्षा देने के लिए। दे हैव गिवन विविड अकाउंट्स ऑफ नालंदा। और इन्होंने ही नालंदा के डेप्थ में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंदर तक जाके नालंदा के बारे में सब चीज़ों को बताया है। They have noted that as many as 100 discourses happened on a daily basis in a variety of disciplines through the methods of debate and discussion।
और डिबेट्स जो होते थे वो डेली बेसिस पे 100 डिबेट्स होते थे, वो भी वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स होते थे, कई सारे टॉपिक्स होते थे, वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स होते थे, उसी पे डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, डेली 100 टॉपिक्स होते थे और उसी पे डिस्कशंस होता था। ज़ुआनज़ैंग हिमसेल्फ बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी योग शास्त्र। और ज़ुआनज़ैंग जो हुआ करते थे वो नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के ही स्टूडेंट हुआ करते थे, योगा शास्त्र की पढ़ाई करते थे। ये इतने बड़े विद्वान तो थे ही, इन्होंने योगा सीखने के लिए, योगा मेडिटेशन इसको सीखने के लिए इन्होंने खुद भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया इस चीज़ को सीखने के लिए। ही हैज़ मेंशन दैट द चांसलर ऑफ नालंदा शिलाभद्र वॉज द हाइएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा। और नालंदा के जो चांसलर थे शीलभद्रा, उसको जो है हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा, जिस सबसे ज़्यादा नॉलेज जो योगा का था वो शीलभद्र जी को ही था और उसी के पास ये सीखते थे। द कोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी कवर्ड ए वाइड रेंज, ऑलमोस्ट द इंटायर सर्कल ऑफ द नॉलेज देन अवेलेबल। और ये जितना ज़्यादा नॉलेज रखते थे ना, उससे कई ज़्यादा नॉलेज रखा करते थे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो थी ना वो कई सारे मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान को जमा करते थे और यहाँ पे बहुत नॉलेज, डेप्थ नॉलेज जिसको है वो सब यहाँ पे टीचर बन के आते थे और पढ़ाते थे बच्चों को। स्टूडेंट्स एट नालंदा स्टडीड द वेदास एंड वेर ऑल्सो ट्रेन इन फाइन आर्ट्स। तो नालंदा के जो स्टूडेंट हुआ करते थे वो वेदास का स्टडी करते थे, वेदास में जो भी स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं उसको पढ़ाई करते थे और फाइन आर्ट्स के बारे में पढ़ते थे, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते थे, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ वारफेयर। इन सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता था, इन सारी फील्ड के बारे में बच्चों को नॉलेज दी जाती थी, डेप्थ नॉलेज दी जाती थी। द एंशियंट नालंदा वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century CE टू 12th century CE। और ये जो प्राचीन नालंदा का लर्निंग का जो पीरियड है ये 5th century CE से 12th century CE तक था। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, बिहार। और ये अभी कहाँ पे प्रेजेंट है? राजगीर में, बिहार में प्रेजेंट है। इंडिया, नालंदा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनेस्को डिक्लेयर द रूइंस। और ये जो है सबसे पुराने यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और यूनेस्को ने जो है डिक्लेयर कर दिया है नालंदा महाविहारा, रूइंस ऑफ नालंदा विहारा, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे यूनेस्को ने घोषित कर दिया है। द नेम नालंदा यूनिवर्सिटी इज इनवाइज्ड एज अ सेंटर ऑफ इनर सिविलाइजेशन डायलॉग। ये यूनिवर्सिटी जो है थोड़ा न्यू बनाया गया है और इस यूनिवर्सिटी में इंटर सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाई होगी और उसका जो विजन है वो इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग की पढ़ाई की जाती है और इसी पे बेस वहाँ पे पढ़ाई होती है। देखते हैं रोल ऑफ कम्युनिटी। चलो, अब हम लोगों ने टीचर्स के बारे में पढ़ लिया, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया, अब देखते हैं रोल ऑफ कम्युनिटी। तो हम वहाँ का सोसाइटी कैसा था, वहाँ का रोल कैसा था कि एजुकेशन को कैसे वो लोग स्थापित किया था, आसपास के जो लोग हैं उनका क्या रोल था इम्पार्टिंग यूनिवर्सिटीज़। देखते हैं। एट दैट टाइम नॉलेज वॉज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड नो फी वॉज चार्ज्ड। और उस समय की बात जो है, नॉलेज जो पढ़ाई जो होती थी वो बिना फीस के पढ़ाई होती थी। कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स एजुकेशन वेर कंसिडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन। और उस समय जो है नॉलेज को जो है पूजा माना जाता था, इसलिए वहाँ पे कोई भी फीस वीस नहीं रखी गई थी, ऐसे ही एजुकेशन दिया जाता था और लोग खुशी से डोनेशन देते थे पढ़ाई के लिए। लोग खुद ब खुद अपनी मर्जी से डोनेट करते थे और उसी को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन माना जाता था। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को फीस देने के लिए जिद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा नहीं था। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स, वेल्दी पेरेंट्स एंड सोसाइटी। और वहाँ की सोसाइटी जो थी वो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करती थी, जिसको जितना बन पाता था वो लोग अपना डोनेशन करते थे। और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वहाँ के रिच मर्चेंट्स, वहाँ के जो रिच लोग थे, जो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, पैसे वाले हुआ करते थे, वो जो है उसको पैसे देते थे। बिसाइड्स गिफ्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स, द यूनिवर्सिटीज रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑफ लैंड। और उस समय जो है लोग गिफ्ट्स के रूप में लैंड दिया करते थे, बिल्डिंग्स दिया करते थे और लोग खुद ब खुद डोनेट करते थे। ऐसा तो नहीं ना है कि लोग पढ़ रहे हैं और कुछ देंगे ही नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। इस तरह लोग खुद ब खुद आगे आके इनिशिएटिव लेके लैंड देते थे, जगह ज़मीन देते थे, वहाँ पे कुछ कुछ सुविधाएं भी देते होंगे और पैसे से सपोर्ट करते थे, जिसको जितना बन पाता था। This form of free education was also prevalent in other ancient universities like वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगतदला। और इस टाइप की जो फ्री एजुकेशन है, जहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, तो इस टाइप के और भी यूनिवर्सिटीज़ है जैसे वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगतदला। ठीक है। At the same time in the south of India,
अग्रहाराज सर्व्ड एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। और उसी समय की बात है, इंडिया के साउथ में जो है, साउथ ऑफ इंडिया, अग्रहाराज जो है सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग हुआ करते थे। और साउथ ऑफ इंडिया में जो है अग्रहारा नाम से एक सेंटर था, वहाँ पे पढ़ाई की जाती थी। साउथ इंडियन किंगडम्स ऑल्सो हैड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशन नोन एज घातिका एंड ब्रह्मपुरी। और वहाँ पे साउथ इंडियन की जो किंगडम्स हैं वहाँ पे और ये 2 संस्थाएं थी, यहाँ पे भी पढ़ाई की जाती थी। घाटिका वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजन एंड वॉज स्मॉल इन साइज। घाटिका जो था वो सेंटर था लर्निंग का, सीखने का सोर्स उसमें क्या था, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में उसमें पढ़ाई किया जाता था, जो कि बहुत छोटा हुआ करता था। एंड एन अग्रहारा वॉज अ बिगर इंस्टीट्यूशन। एंड अग्रहारा जो होता था वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, अ होल सेटलमेंट ऑफ लर्नड ब्राह्मीन्स विद इट्स ओन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। और वहाँ पे ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ाई की जाती थी। अग्रहारा में जो है जितने भी सीखे हुए बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण्स होते थे वो यहाँ रहते थे और अपने एजुकेशन को देते थे, जो कि काफ़ी और ये इंस्टीट्यूशन भी जो है डोनेशंस पे काम करता था। लोग आके फीस नहीं लगती थी और लोग आके यहाँ पे डोनेशन देते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। टेम्पल्स, मैथास, जैन, Visadis and Buddhist viharas also existed and other sources of learning during this period. ये सारी जगह भी थी, टेम्पल्स, मथास, जैन, बसाडीज एंड बुद्धिस्ट विहारास, ये सब भी काफ़ी सारी संस्थाएं थी जहाँ पे नॉलेज को दिया जाता था, पढ़ाई की जाती थी। अब देखते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब ये देखेंगे कि ये कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ता रहा और कैसे वो डेवलप होता गया। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ आश्रम्स। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, ये आश्रम के रूप में कंटिन्यू रहा। इन टेम्पल्स एंड इंडिजिनस स्कूल्स, काफ़ी सारे मंदिरों में भी बना रहा और कुछ स्कूल थी उसके द्वारा ये डेवलप हुआ। आश्रम में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई होती थी, टेम्पल्स में और स्कूल्स में पढ़ाई होती थी, इसी के थ्रू से डेवलप होते गया और कंटिन्यू रहा पढ़ाई। सब लोगों ने पढ़ाई की ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड। और मिडिएवल पीरियड में क्या होता है, मकतब्स एंड मदरसास बिकेम पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। मकतब और मदरसास जो थे वहाँ पे भी एजुकेशन का सिस्टम डेवलप हुआ, वहाँ पे भी पढ़ाई होना स्टार्ट हो गया ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड। और इस पीरियड में जो है इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम फ्लोरिश्ड इन इंडिया। और काफ़ी सारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो फ्लोरिश्ड मतलब डेवलप होते गए, बढ़ते गए। दिस वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मल सिस्टम दैट हैड टेकन रूट्स अर्लियर। और ये सब इसलिए डेवलप हो रहा है, इसकी शाखाएं डेवलप हो रही है क्योंकि रूट्स अर्लियर, उस समय में जो फॉर्मल एजुकेशन जो स्थापित किया गया था ब्राह्मण्स के द्वारा, नहीं बुद्धास के द्वारा, इन सब के द्वारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया गया और सिस्टम तैयार किया गया, उसी का जो जड़ तो हो गया, अब उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है शाखा के रूप में और फॉर्मल सिस्टम को कंटिन्यू रखा गया है। दिस सिस्टम वॉज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। और उस समय की जो एजुकेशन थी वो पूजा पाठ से रिलीजियस थी, पूजा पाठ से रिलेटेड थी कि आप किस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन रखें, किस तरह से आप मोरल वैल्यूज़ को लाएं अपने जीवन में, तो उस तरह से पढ़ाई की जाती थी। टूल्स इन बंगाल, पाठशालाज इन वेस्टर्न इंडिया, छतुसपड़ीज इन बिहार एंड सिमिलर स्कूल्स एग्जिस्टेड इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ये काफ़ी सारे स्कूल है जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में बने हुए हैं। लोकल रिसोर्सेज विया डोनेशन सपोर्टेड एजुकेशन। और यहाँ का जो लोकल रिसोर्स था एजुकेशन प्राप्त करने का वो भी डोनेशन था। डोनेशन के थ्रू से लोग पैसे वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते थे और उसी के थ्रू से लोग अपनी स्टडीज़ को पूरा करते थे। इंडिया में काफ़ी सारे स्कूल थे, तो उसके पार्ट्स को कहाँ पे क्या बोला जाता है स्कूल्स को उसका बताया गया है कि बंगाल में टूल्स बोला जाता है, पाठशाला वेस्टर्न इंडिया में बोला जाता है, चतुष्पड़ीज बिहार में बोला जाता है। तो वहाँ पे पढ़ाई तो होती ही थी इस सब स्कूल में, लेकिन वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज थे वो लोग डोनेशन देते थे और सपोर्ट करते थे एजुकेशन को कि इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। References in text and memoirs inform that villagers also supported education in southern India। और इंडिया के साउथ साइड में जो है वहाँ के गांव वाले जो हुआ करते थे वो भी सपोर्ट करते थे एजुकेशन को बढ़ावा देने में। As we understand, the ancient education system of India focused on the holistic development of the student। और इस सब को पढ़ने के बाद हमको ये पता चला है कि पुराने ज़माने का जो एजुकेशन सिस्टम था वो होलिस्टिक डेवलपमेंट में मतलब पूर्णतः डेवलपमेंट करने का उसमें सिस्टम था। जैसे कि आप मेंटली भी किताब पढ़ते हैं, हम लोग मेंटली ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम फिजिकली हम
जैसे कि योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, इन सब के थ्रू से स्पोर्ट्स हो गया, इन सब के थ्रू से हम मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रांग होते थे, और उसको कैसे रियल लाइफ ज़िंदगी में हम अप्लाई करेंगे तो उन सब के बारे में भी पढ़ाई होती थी। मतलब कि पूरी तरह से ऑल ओवर हर तरह से डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाता था, बोथ इनर एंड आउटर सेल्फ, और अंदर का और बाहर का दोनों ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि बाहरी ज्ञान हो गया, हम किताब पढ़े, अब उसको अप्लाई किए अपने निजी जीवन पे, सोसाइटी में कैसे हमको बिहेव करना है, कैसे उस एजुकेशन को हमें यूज़ करना है, उसके बारे में भी बताया जाता था। 10 प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ, कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छे से जी सकें। एजुकेशन वॉज फ्री एंड नॉट सेंट्रलाइज्ड, और एजुकेशन जो था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय जो है एजुकेशन एकदम फ्री थी, सेंट्रलाइज्ड थी, और हमें हर तरह के डेवलपमेंट को सिखाया जाता था। जैसे कि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुद के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जीवन को कैसे जीना है। जैसे कि ह्यूमैनिटी अगर नहीं रहेगा, इंसानियत नहीं रहेगा, तो तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इट्स फाउंडेशंस वेर लेड इन द रिच कल्चरल ट्रेडिशंस of India, thereby helping in the development of the physical, intellectual, spiritual and artistic aspects of life holistically. हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो रिच कल्चर पे बेस्ड था, इसलिए जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस किया जाता था, फिजिकल, बाहरी, इनर, आउटर दोनों तरफ से। और हमें ये भी सिखाया जाता था जैसे कि फिजिकल, आप गेम्स वगैरह में कैसे हो, फिजिकली आप फिट हो कि नहीं, उसके बारे में भी बताया जाता था। इंटेलेक्चुअल, आपको मेंटली कि ज्ञान प्रॉपर तरीके से आपको मिल रही है कि नहीं, उसके बारे में भी बताया जाता था। स्पिरिचुअल से मतलब ये नहीं है कि आप कितनी ज़्यादा आपको मंत्र आते हैं, कितने ज़्यादा आप पूजा पाठ कर सकते हैं, इससे नहीं। जैसे कि आप कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप किस तरह से ट्रीट करते हैं दूसरे को, जो वेद में दिया गया है, किस तरह से आप गुड ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, इंसानियत आप में है कि नहीं। और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट मीन्स आपको कितनी सारी कलाएं आती है, किस टाइप की कलाएं आती है, वो सब तरह की बातें इसमें सिखाई जाती थी। आवर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। और अभी जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, जो अभी जो हम पढ़ाई करते हैं, तो अभी के सिस्टम को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है पुराने एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से। Therefore, the stress is being laid on connecting learning to the world outside the school. और इस वजह से जो है सिर्फ जो हम किताब में ज्ञान देखते हैं, सिर्फ उसी को नहीं पढ़ना है। जैसे कि हम बाहरी दुनिया को भी देखेंगे, कि हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि हमें दुनिया की भी जानकारी मिलती रहे। Today, educationists recognize the role and importance of multilingual and multicultural education. और अभी के जो टीचर्स हैं, इसलिए वो जो है रिलेट करके कि पुराने की हिस्ट्री जो है और अभी के जो एजुकेशन सिस्टम है और पुराने की जो एजुकेशन सिस्टम है, सबको मिला के आज के ज़माने में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो समझते हैं कि पुराने ज़माने के जो एजुकेशन सिस्टम थे, अभी के जो है वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको मिला के पढ़ाते हैं बच्चों को। देयर बाय कनेक्टिंग द एंशिएंट एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज विद द कंटेम्प्रेरी लर्निंग। और अभी जो हम लोग लर्निंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको पुराने नॉलेज से जोड़ के पढ़ाया जाता है, ताकि हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए जो है हमारे चैप्टर्स में छोटी छोटी चीज़ें गौतम बुद्ध की दी जाती हैं, और भी बड़े बड़े लोगों की दी जाती है, ताकि हम अभी के बच्चे जो हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाए, समझ पाए, क्योंकि फाउंडेशन तो उसी समय में हुआ था ना, वही ना डेवलप होकर धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे पुराने शिक्षा का जो नियम हुआ करता था, उन सब के बारे में भी जानें और उसका नॉलेज रखें, और दुनिया का हर एक चीज़ का नॉलेज गेन करने का प्राप्त करने की कोशिश करें। क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान ही ज़रूरी नहीं है, हमें उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके और रियल लाइफ से रिलेट करके हमें उसको पढ़ना है, और हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी समझने के लिए, तो आप सब दोबारा पढ़ना और 2-3 बार पढ़ना, आई होप आप सबको समझ में आ जाएगी। इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सबके हिस्ट्री में भी है, तो हिस्ट्री से भी आप रिलेट कर सकते हो। और यही हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है, और ये बुक भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हनी ड्यू, जो कि क्लास 8 का दूसरा बुक है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आपको हमारा चैप्टर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।